वेलकम सभी को मिशन जेपीसी मेंस 2024 में मैं आप सबों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और हम बात कर रहे हैं और हम आप लोगों के लिए इस तरह का कंटेंट लेकर आ रहे हैं जिसका मोटिव है मैं एज ए परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, यानी परीक्षा की तरह परीक्षा की तैयारी, और जिसमें हम लोग जेपीसी मेंस पेपर 5 इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी पेपर पर हम बात कर रहे हैं। और उसी पेपर का ग्रुप ए का हम लोग चैप्टर नंबर 1 पर हैं नेशनल इनकम में, और हम लोग पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा की हम लोग बात करने जा रहे हैं। और इसी टॉपिक पर हमने प्रीवियस में ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ें बातें कर चुकी थी। राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है, मॉनेटरी नेशनल इनकम क्या है, या जिसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं वो क्या है, वास्तविक राष्ट्रीय आय या स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या होती है, इस पर हम लोग डिटेल चर्चा कर चुके थे अपने लास्ट वीडियो में। अब हम लोग आते हैं और राष्ट्रीय आय की अवधारणा को समझने के पहले, राष्ट्रीय आय की अवधारणा को जानने से पहले बहुत सारे छोटे छोटे जो अवधारणाएं हैं, इकोनॉमिक टर्म्स है, उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग ये लास्ट क्लास में ये भी देखे थे कि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को कैसे स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में बदला जाता है, इस पर भी हम लोग बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे, एक नया टर्म है राष्ट्रीय आय अपस्फायक। राष्ट्रीय आय अपस्फायक, या जिसे हम लोग नेशनल इनकम डिफ्लेटर भी कहते हैं। कभी कभी आपको इसके लिए जीडीपी डिफ्लेटर का टर्म भी यूज होगा, जीडीपी डिफ्लेटर का टर्म भी यूज होगा, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। राष्ट्रीय आय अपस्फायक क्या है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसका एक दूसरा नाम आपको और भी मिलेगा, वह है राष्ट्रीय आय अपस्फीति कारक। ये भी एक टर्म है, राष्ट्रीय आय अपस्फायक या राष्ट्रीय आय अपस्फीति कारक या नेशनल इनकम डिफ्लेटर या जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। ये क्या है, ये कैसे हम लोग करते हैं, तो इसका फॉर्मूला है, ये एकदम याद कीजिएगा, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है। इसका जो फॉर्मूला है वो है आपको मौद्रिक राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय वास्तविक राष्ट्रीय आय इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला है। अब हम लोग देखते हैं कि जब भी राष्ट्रीय आय अपस्फायक निकालना पड़ेगा, जिसे आप लोग कीमत सूचकांक भी हम लोग कहते हैं, यानी कीमत सूचकांक जो टर्म है उसको निकालने का एक तरीका है मौद्रिक राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय वास्तविक राष्ट्रीय आय इंटू 100। अगर आप इस तरह से फॉर्मूला करके काम करते हैं तो आपको वो जो राष्ट्रीय आय में बढ़ी हुई प्रतीत होती है, चालू कीमत पर जो राष्ट्रीय आय में बढ़ी हुई प्रतीत होती है, वो ऑटोमेटिकली आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। यानी राष्ट्रीय आय अपस्फायक का फॉर्मूला है मौद्रिक राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय वास्तविक राष्ट्रीय आय इंटू 100। मौद्रिक राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या है, चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय। वास्तविक राष्ट्रीय आय को हम लोग स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय या आधार वर्ष पर राष्ट्रीय आय भी हम लोग कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आधार वर्ष क्यों इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग टर्म यूज करते हैं, ये आधार वर्ष यानी, और एक होता है चालू वर्ष करेंट ईयर्स, यानी एक होता है बेस ईयर और एक होता है चालू वर्ष, या जिसको हम लोग कहते हैं करेंट ईयर्स। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जब भी हम लोग कभी भी किसी देश की किसी भी अर्थव्यवस्था या देश की आर्थिक विकास की हम लोग बात करते हैं, आर्थिक विकास को जानना चाहते हैं, तो हमें आधार वर्ष को ध्यान में रखते हुए अपना निष्कर्ष निकालने का प्रयास करना पड़ता है। और हम लोग तभी सही निष्कर्ष पर, वास्तविक निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, अर्थव्यवस्था विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आधार वर्ष का क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी देश में वर्ष 2001 में चालू कीमत पर
चालू कीमतों पर जो मेरा राष्ट्रीय आय है वो कितना है, 1000 करोड़ रुपया है मान लीजिए। और अगर मान लेते हैं वर्ष 2024 में चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय 2000 करोड़ हो गया, तो आपको एक नज़र में देखने से ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था काफ़ी तेजी से विकास कर रही है और राष्ट्रीय आय जो है कितना हो गया है, 2 गुना हो गया है। तो इसको देखकर अगर हम लोग निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, अगर हम निष्कर्ष निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है और राष्ट्रीय आय 2 गुना हो गया है। लेकिन नहीं, इसको हमको वास्तविक स्थिति को पता लगाने के लिए हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कीमत सूचकांक इस अवधि में कितना है। मान लेते हैं कि कीमत सूचकांक 2001 से 2004 के बीच की अगर बात करेंगे, इस अवधि 2024 की अवधि की बात करेंगे, तो इस अवधि में यदि कीमत सूचकांक बढ़कर 100 से 250 हो गई है, 250 हो गई है, तब ऐसी स्थिति में हम लोग ये देखेंगे कि स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय क्या है। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये भी देखे थे कि स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय निकालने का क्या फॉर्मूला था, सभी को याद होना चाहिए। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कीमत सूचकांक इंटू 100। तो अभी हम लोग बात करें चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कितना हो गई है, 2000 हो गया, और कीमत सूचकांक कितना हो गया, 250 है, और ये 100 है। तो देख लीजिए कितना हो रहा है, अब देख लीजिएगा। तो आपको 800 करोड़ रुपया स्थिर कीमत पर हो रहा है। अब देखिए यहां हम लोग क्यों आधार वर्ष को इंपॉर्टेंस मानते हैं, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आधार वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के वास्तविक आर्थिक विकास का पता लगाने के लिए हमें आधार वर्ष को लेना पड़ता है, और आधार वर्ष या जिसको हम लोग कहते हैं स्थिर कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय होता है, उन दोनों वर्षों की तुलना करके हम वास्तविक अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। जब देखिए यहां हम लोग क्या देखते हैं, चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय क्या हो गया था, चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय 2 गुना हो गया था, जबकि आधार वर्ष या जिसको कहते हैं स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय क्या हो गया है, 1000 से घटकर 800 हो गया है, यानी क्या हो गया है, कम हो गया है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है, उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है, यह कहना हमारा निष्कर्ष गलत हो जाता। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमको राष्ट्रीय आय 2 गुना क्यों प्रतीत हो रहा था, क्योंकि आप देखिएगा कीमत स्तर जो है या कीमत या मूल्य में वृद्धि जो है, मूल्य वृद्धि कितना हो गया है, 100 से 250 हो गया है, यानी लगभग कितना वृद्धि हो गया है, 2.5 गुना कीमत बढ़ा है। यानी राष्ट्रीय आय में बढ़ने का कारण क्या है, उत्पादन नहीं बढ़ा है बल्कि कीमतों में तेजी से वृद्धि होने के कारण वृद्धि हुआ है। इसीलिए आप समझ लीजिए कि हमें आधार वर्ष क्यों जरूरी है, आधार वर्ष को हम लोग क्यों इंपॉर्टेंस मानते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में या किसी भी देश के वास्तविक आर्थिक विकास को पता लगाने में। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये पता लगाता है। जीडीपी डिफ्लेटर जो है या राष्ट्रीय आय अपस्फायक क्या है, ये हमको बताता है कि कीमत में कितनी वृद्धि हुई है, कीमत में कितनी वृद्धि हुई है। यानी आप कह सकते हैं मूल्य वृद्धि को पता लगाने में हमको जीडीपी डिफ्लेटर मदद करता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि किसी भी अर्थव्यवस्था का मौद्रिक राष्ट्रीय आय 158,400 रुपीज है और वास्तविक राष्ट्रीय आय आपका है 142,800।
तो अगर हमको जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, जीडीपी डिफ्लेटर निकालेंगे तो क्या है आपको पता है, यहां हम लोग लिखते हैं मौद्रिक राष्ट्रीय आय, मौद्रिक राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय वास्तविक राष्ट्रीय आय इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहां लिखेंगे 158,400 डिवाइड बाय 142,800 इंटू 100, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 110.9। यानी आप समझ सकते हैं कि कीमत में कितनी वृद्धि हुई है, पहले 100 था वो बढ़कर 110.9 हो गया है। यानी कीमत में वृद्धि जो हुआ है, प्रतिशत वृद्धि जो हुआ है 10.9% वृद्धि हुआ है। इसीलिए हमको जीडीपी डिफ्लेटर को जरूरत पड़ता है और हम ये पता कर सकते हैं कि कीमतों में वृद्धि कितनी तेजी से हो रही है और उसके अनुसार हम आधार वर्ष को लेकर के हम क्या करते हैं, हम वास्तविक अर्थव्यवस्था की स्थिति की पता कर सकते हैं। यहां तक मुझे लगता है आप सबों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग बात करेंगे, अगर किसी भी तरह का कोई डाउट्स है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बेधड़क आप हमको कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर्स भी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ रहेगा, व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ रहेगा, आप वहां जुड़िए। और साथ ही साथ वीडियो के अगर जो कमेंट बॉक्स है आप कमेंट टाइप करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया। हम लोग, मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग ऑनलाइन भी मिलेंगे, ऑनलाइन आप लोगों से मैं मिलूंगा जब एक टॉपिक को कवर करूंगा और उस टॉपिक से संबंधित किसी भी तरह का आपको प्रश्न होगा तो हम आपसे जरूर रूबरू होंगे और उस क्वेश्चन का आंसर हम लाइव देने का प्रयास करेंगे। ओके, एक प्रश्न यहां आता है, क्या स्थिर कीमत, ध्यान दीजिएगा, क्या स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, क्या स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अधिक होता है या हो सकता है? यहां हम लोग देख रहे थे, अभी तक हम लोग बार बार देख रहे थे कि चालू कीमत पर जो राष्ट्रीय आय था वो हमेशा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अधिक होता था। लेकिन यहां प्रश्न हो रहा है कि क्या स्थिर कीमतों पर जो मेरा राष्ट्रीय आय है वो चालू कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय से अधिक हो सकती है? सामान्यतः तो हम लोग कम देखते हैं, लेकिन हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो इसका आंसर है हो सकती है, यानी यस, स्थिर कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय है वो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अधिक हो सकती है। लेकिन वो कब हो सकती है वो हम लोग देखते हैं। दो केसेस हो सकते, दो केस में ये चीज आ सकता है। वो क्या हो सकता है देख लीजिएगा, जब चालू वर्ष का कीमत सूचकांक, ध्यान दीजिएगा, जब चालू वर्ष का कीमत सूचकांक आधार वर्ष के कीमत सूचकांक से कम हो, यानी जब चालू वर्ष का कीमत सूचकांक आधार वर्ष के कीमत सूचकांक से कम होगा तभी क्या होगा, ठीक है। जबकि साथ ही साथ और एक चीज, जबकि उत्पादन में कोई परिवर्तन ना हो। अब ध्यान दीजिए, जब चालू वर्ष का कीमत सूचकांक आधार वर्ष के कीमत सूचकांक से कम हो लेकिन उत्पादन भी अर्थव्यवस्था का नहीं बदले, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होगा स्थिर कीमत पर जो राष्ट्रीय आय है वो अधिक होगा चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय से। तो चलिए, एक पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, जब चालू वर्ष का उत्पादन, जब चालू वर्ष का उत्पादन आधार वर्ष के उत्पादन से कम हो, जबकि
कीमत सूचकांक पूर्ववत रहे। अब यहां देखिए, जब चालू वर्ष का जो उत्पादन है वो आधार वर्ष के उत्पादन से कम हो, जबकि कीमत सूचकांक पूर्ववत रहे, तभी क्या होगा, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय जो है वो अधिक होगा चालू वर्ष के राष्ट्रीय आय से। तो ध्यान दीजिएगा, ये दो कंडीशन होगा तभी आप कह सकते हैं कि स्थिर वर्ष का जो राष्ट्रीय आय होगा या स्थिर कीमत पर जो राष्ट्रीय आय होगा वो चालू वर्ष की राष्ट्रीय आय से अधिक होगा। ये दो कंडीशंस आप अच्छी तरह से देख लीजिए, नंबर 1 और नंबर 2। यहां किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, जब भी राष्ट्रीय आय की अवधारणा, ये जितने भी बातें अभी हम कर रहे हैं, लास्ट क्लास और आज के क्लास की जो भी मैं बातें कह रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपको राष्ट्रीय आय की अवधारणा को समझने में मदद करेगा। तो सभी आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, तभी राष्ट्रीय आय की अवधारणा को समझ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, राष्ट्रीय आय की अवधारणा में एक दो टर्म जरूर यूज होगा। एक होगा बाजार कीमत यानी मार्केट प्राइस, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे एमपी। और एक होता है साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट, और इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे एफसी। जब भी हम एफसी टर्म यूज करेंगे या एमपी टर्म यूज करेंगे तो वहां हम समझिएगा बाजार कीमत पर हम लोग बात करें। तो बाजार कीमत और साधन लागत क्या है, इसको आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। आप ध्यान से इसको देखिए। बाजार कीमत किसको कहते हैं ये देख लीजिएगा। बाजार कीमत या मार्केट प्राइस क्या है? वह मूल्य जिस कीमत पर उपभोक्ता को सामान बाजार में मिलता है। वह मूल्य जिस कीमत पर उपभोक्ता को सामान बाजार में मिलता है, या वह कीमत जिस पर उत्पादक सामान बेचता है। अब यहां इसको क्लियर करेंगे भी हम, आप यहां वेट कीजिए। बाजार कीमत क्या हुआ? बाजार कीमत क्या है? वह कीमत जिस कीमत पर उपभोक्ता को सामान बाजार में मिलता है, या वह कीमत जिस कीमत पर उत्पादक सामान बेचता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाजार कीमत कहते हैं। अब देखिए साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट, ये क्या है? एक चीज देखिए, कोई भी उत्पादक जो है किसी भी सामान का उत्पादन करता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है, उसको क्या करना पड़ता है? साधन को लगाना पड़ता है। यानी उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों का वो प्रयोग करता है। तो उन उत्पादन के साधनों को वो क्या देता है? उन उत्पादन के साधनों को क्या देता है? साधन कीमत चुकाता है। तो अगर उस उत्पादक को कहिएगा कि उस उत्पादित वस्तु का कीमत कितना रखिएगा, तो वो कहेगा कि कम से कम हमें उतना प्राइस मिलना चाहिए जितना कि हम उत्पादन के साधनों को क्या किए हैं? चुकाए हैं या भुगतान किए हैं। तो वो जो उसका टोटल होगा, उसी को हम लोग कहते हैं साधन लागत। या इसको कहिए, इसको सिंपल भाषा में कहिए, किसी भी फर्म या उत्पादक द्वारा वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किए गए साधनों की लागत क्या है? साधन लागत कहलाती है। अब देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाएंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए ये उत्पादक है,
इसने ब्रेड का निर्माण किया, ब्रेड बनाया, ब्रेड इसने बनाया। इस ब्रेड को बनाने के लिए एक लेबर लगाया था जिसका कीमत, हम समझाने के लिए कर रहे हैं, लेबर लगाया था उसका कीमत था 10 रुपया। आटा जो प्रयोग किया उसका उसने 5 रुपया, एक ब्रेड बनाने में 5 रुपये का आटा लगा। फिर एक मशीन उसने खरीदा था, उस मशीन में अगर उसको देखे जितना कॉस्ट आया था तो एक ब्रेड बनाने का उसका कॉस्ट निकाल लिए तो 2 रुपया आया। बिजली पर खर्चा उसका 1 रुपया हुआ। तो इस तरह से इसको देखेंगे तो साधन लागत कितना हुआ, 10, 5, 15, 2, 17 और 1, 18 रुपया उसका क्या हुआ, साधन लागत हुआ। अब देखिए यहां ये हम कह सकते हैं कि ये उसका साधन लागत हो गया। यानी अगर आप देखिएगा कि इस ब्रेड निर्माता या फर्म या उत्पादक को कहेगा कि एक ब्रेड का प्राइस कितना रखोगे तो वो 18 रुपया प्राइस रखने पसंद करेगा, क्योंकि उतना से नीचे तो नहीं रखेगा। लेकिन इसमें वो क्या करेगा, 18 रुपया में अपना मेहनताना भी जोड़ के कम से कम वो 20 रुपया रखेगा। लेकिन सरकार क्या करती है, कभी कभी सरकार को लगता है कि नहीं, ये जो वस्तु है उपभोक्ता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और 20 रुपया इसका प्राइस बहुत अधिक हो रहा है, उपभोक्ता इसको खरीद नहीं सकते हैं। तो सरकार क्या करती है, उत्पादक को कहती है कि भाई आप इतना कीमत मत रखिए, इसके लिए मैं आपको क्या करता हूं, उत्पादन के लिए सब्सिडी देता हूं। सब्सिडी, मैंने ऑलरेडी सब्सिडी का डेफिनेशन बताया था। उत्पादन सहायता जो होती है सरकार के द्वारा फर्म को दिया जाता है उसको हम लोग सब्सिडी कहते हैं। सरकार ने अगर एक ब्रेड के उत्पादन में 2 रुपया सब्सिडी दे दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 2 हो जाएगा। अब मान लीजिए साथ ही साथ सरकार एक ब्रेड पर इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर कितना लगा देता है, अगर मान लेते हैं 3 रुपया लगा देता है। तो ऐसी स्थिति में अब ब्रेड का प्राइस मार्केट में कितना होगा, ब्रेड का कीमत बाजार में कितना होगा, वो तो उसने 20 रुपया रखा था उत्पादक ने, सरकार ने 2 रुपया का सब्सिडी दे दिया और सरकार के द्वारा 3 रुपया प्रति ब्रेड टैक्स भी लगा दिया। तो अब इसको हम लोग करेंगे तो 23 माइनस 2 इक्वल टू 21 रुपया इसका मार्केट में प्राइस होगा। तो अब मित्रों देख लीजिए, ये 21 रुपया जो हुआ ये बाजार कीमत है और जो ये 20 रुपया आप लोग देखे थे ये आपको साधन लागत हो गया। क्लियर हो गया। चूंकि साधन लागत किसको कह रहे थे हम लोग, डेफिनेशन में भी बताए थे, किसी एक फर्म के द्वारा या उत्पादक के द्वारा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाए गए उत्पादन के सभी साधनों को जो कीमत चुकाया जाता है, जो कीमतों का भुगतान किया जाता है, जो राशि का भुगतान किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साधन लागत कहते हैं। उस वस्तु को बनाने का लागत कहते हैं। वहीं बाजार कीमत की जब भी बात करते हैं तो बाजार कीमत यानी वह कीमत जिस कीमत पर उपभोक्ता सामान को खरीदता है। तो सामान को जब भी किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं तो उसके बीच में 2 चीज टर्म आती है, एक होता है सब्सिडी और एक इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी क्या करती है, सरकार के द्वारा उत्पादकों को सहायता दिया जाता है, यानी साधन लागत में उसको हम लोग माइनस करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को उसमें जोड़ देंगे तो जो भी मेरा वैल्यू आएगा वही मेरा बाजार कीमत होगा। अब हम लोग आते हैं, इसको आप लोग ग्राफ ये इसके द्वारा भी समझ सकते हैं। अभी हम लोग कहते हैं कारक लागत भी बोलते हैं, साधन लागत भी बोलते हैं, एक ही चीज है, इसी को हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट भी है तो वो क्या होता है, मार्केट प्राइस में से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर देते हैं तो आपको क्या होती है, ये आपको फैक्टर कॉस्ट बन जाता है। यहां किसी को क्लियर, ये देखिए यहां एनआईटी का मतलब होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है आईटी माइनस सब्सिडी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो अगर आपको एमपी मार्केट प्राइस पता है तो उसमें एनआईटी कर दीजिएगा या एमपी घटाओ मार्केट प्राइस घटाओ आईटी माइनस सब्सिडी कर दीजिएगा। सब्सिडी के लिए हम लोग एस का प्रयोग करेंगे तो बार बार हम सब्सिडी पूरा नहीं लिखेंगे। तो एमपी माइनस आईटी प्लस सब्सिडी तो भी आपको फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। और अगर आपको मार्केट प्राइस से अगर जाना है, अगर आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है निकालना है, सॉरी फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दीजिएगा तो वो मार्केट प्राइस बन जाएगा। या इसको आप कह सकते हैं
आईटी माइनस सब्सिडी या फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी माइनस सब्सिडी कर दीजिएगा तो भी वो मार्केट प्राइस बन जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए मित्रों, इस मेरी जो क्लासेस है, ये जो इक्वेशन मैंने बनाया है, इस इक्वेशंस को देख लीजिए कि कैसे आप, जब आपको मार्केट प्राइस पता हो और आईटी पता हो और सब्सिडी पता हो, इन तीनों का वैल्यू पता हो, तो कैसे आप फैक्टर कॉस्ट बना सकते हैं। और यदि आपको फैक्टर कॉस्ट पता हो, आईटी पता हो और सब्सिडी पता हो, तो इन तीनों से कैसे आप मार्केट प्राइस की ओर जा सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो वो भी आपके सामने मैं रख दिया हूं। तो मित्रों, ये जो नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए मेरा लास्ट जो मेरा पार्ट 4 है और पार्ट 5 है, ये दोनों चीजें देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, राष्ट्रीय आय की अवधारणा की ओर हम लोग आते हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणा को, मुझे लगता है राष्ट्रीय आय की अवधारणा को समझने के लिए जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो आपके समक्ष आ गया होगा, आप समझ चुके होंगे, यानी कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, जब भी हम लोग कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की बात करते हैं तो कौन कौन सा नेशनल इनकम का कंसेप्ट है उसको आप जान लीजिए। तो टोटल 12 कंसेप्ट हैं। ये 12 कंसेप्ट अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको अच्छी तरह मार्क्स मिलेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। कौन कौन सा है वो देख लीजिए। आज मैं सभी का नाम बता रहा हूं और कल मैं इसका एक एक कर मैं डिस्क्रिप्शन करूंगा, वर्णन करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। तो इसीलिए आप सबसे पहले तो आज का वीडियो देखकर ये सभी को जॉट डाउन और नोट कर लीजिए, और जब भी मेरा अगला वीडियो जब देखिएगा तो इस प्रीवियस वीडियो का जो नोट्स है उसको सामने रखिएगा, तभी आप समझ सकिएगा। मैं आप पहले ही बता दे रहा हूं, प्रत्येक जो भी मेरा वीडियो है सीरीज वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अगर आपको पार्ट 2 समझना है तो पार्ट 1 देखना पड़ेगा, पार्ट 3 समझना है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना पड़ेगा, पार्ट 4 समझना है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना होगा। तो भाई आप सभी समझदार हैं, और मेरा तो सीधा एकदम टारगेट रहता है कि परीक्षार्थी की तरह परीक्षा की तैयारी। मैं, आप समझिए कि मैं समझ रहा हूं कि मुझे एग्जाम देनी है, जेपीएससी मेंस की परीक्षा मुझे देनी है, और आप एज ए एग्जामिनी को क्या क्या जानकारी जरूरत है, क्या क्या चाहिए किसी चीज को समझने के लिए, उसी को ध्यान पे रख के मैं काम कर रहा हूं। और मैं आप लोगों के लिए इतना प्रीमियम क्वांटिटी वाला कंटेंट लेकर आ रहा हूं, आपका इस तरह का जो कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा हूं। तो मित्रों, इसको मजाक मत समझिए, आप इसको अच्छी तरह से देखिए। और बार बार कह रहा हूं, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई भी वीडियो मेरा देखना मत पसंद कीजिए, एकदम छोड़ दीजिए, क्योंकि समय क्यों बर्बाद कीजिएगा। ओके, चलिए, तो 12 कंसेप्ट क्या क्या है वो देख लीजिए। पहला है, मैं आज पूरा फुल फॉर्म में लिख रहा हूं, उसके बाद कल मैं इसका शॉर्ट फॉर्म में ही प्रयोग करूंगा। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जीडीपी एमपी लिखेंगे। जीडीपी एमपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यहां क्लियर हो गया सभी को, पहला टर्म का सिंबल समझ गए होंगे, यानी बाजार कीमत पर जो मेरा बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, उसको सिंबल में हम लोग जीडीपी एमपी लिखेंगे, और जीडीपी एमपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वह है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके लिए सिंबल प्रयोग हुआ जीएनपी एमपी, यानी हो जाएगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहां एक चीज और बता दें, ये जो उत्पाद है इसके बदले में आय का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोले या बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय आय बोले, एक ही चीज है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। यहां उत्पाद के जगह में आप आय का भी प्रयोग कर सकते हैं, कहीं अगर प्रयोग किया हुआ है तो उसे कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तीसरा जो हम लोग देखेंगे वह है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद।
उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे NDPMP। अब देखिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, नेक्स्ट 4 आ जाइए, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी NNPMP, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDPFC, इसको फुल फॉर्म हम लोग कर सकते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट आपको आ जाइए, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNPFC, इसको कहते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट आ जाइए, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी NDPFC, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट आपका 8वां जो है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNPFC, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट आ जाइए, 9 में हम लोग देखेंगे निजी आय, जिसको हम लोग कहेंगे प्राइवेट इनकम यानी PI, है ना। फिर 10वां देखेंगे हम लोग व्यक्तिगत आय, जिसको इंग्लिश में कहेंगे पर्सनल इनकम, ये भी PI है, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्या है देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, यानी इसको हम लोग कहते हैं PDI, यानी इसको कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और 12वां जो हम लोग देखेंगे वह है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय यानी NDI, या हम लोग इसको कहेंगे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये हम लोग को 12 राष्ट्रीय आय की अवधारणा को जानना है। तो आप इसको अच्छी तरीके से ये सभी नामों को याद कर लीजिए और सभी का शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म अच्छी तरह से जान लीजिए, क्योंकि अगली जब भी मैं बात करूंगा तो केवल मैं उसका शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए बात करूंगा। तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अगर आप देखिएगा, अगर कभी भी आप लोग को एक याद करना है तो आप कभी नहीं भूलिएगा, GDPMP स्टार्ट कीजिए तो GNPMP, उसके बाद आपका हो जाएगा NDPMP और फिर
एनपीएमपी। तो ये मार्केट प्राइस वाला कितना है, 4 है, 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट वाला 4 है, क्या हो जाएगा, जीडीपीएफसी, जीएनपीएफसी, एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी। कितना हो गया टोटल, अभी 8 हो गया है। और 4 कौन कौन सा है, और 4 आपको देखना है। एक तो हो गया प्राइवेट इनकम, एक हो गया आपको पर्सनल इनकम, एक हो गया आपको पीडीआई और एक हो गया एनडीआई। तो कितना हो गया, 4 4 8 4 12। तो चारों 12 अवधारणाएं आपको एक ही बार याद हो जाएगा। अगर कभी भी नहीं भूलिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आज वीडियो जाने से पहले एक चीज और याद करना है आपको, और इस चार्ट को मित्रों आप याद कर लीजिए। इस चार्ट को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और हमेशा ये सामने रखिएगा। जब भी हम लोग कोई चीज को पढ़ाई करेंगे नेशनल इनकम का, तो ये आपके सामने कार्डबोर्ड में होनी चाहिए, बढ़िया से साफ साफ अक्षरों में लिखी होनी चाहिए। और आप अगर इस चार्ट को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, तो कंसेप्ट के बारे में अगर एग्जाम में लिखने के लिए आता है, तो बाकायदा आप मैथमेटिकली इक्वेशंस के साथ लिख सकते हैं, समीकरण बनाकर लिख सकते हैं। और आपको मैं बता दे रहा हूं, किसी भी एग्जामिनेशंस में अगर मेंस में अच्छा नंबर पाना है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आपको ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका इंडियन इकोनॉमी हो, अगर आपको किसी भी पेपर में अच्छा नंबर पाना है, तो मैं बार बार कह रहा हूं, आपको राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको क्रोनोलॉजिकल वाला लिखना होगा। आप जितना चार्ट बना सकते हैं, जितना ग्राफ बना सकते हैं, मतलब आप जितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और कम लिख करके भी आप अच्छा आंसर प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको ध्यान रखिएगा। तो ये चार्ट को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो इस चार्ट को बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, आप देख लीजिए, जैसा मैं बना रहा हूं वैसा ही बनाएगा। ये ग्राफ बनाने वाला सिस्टम है, समझिए। मैं क्या कर रहा हूं, ये 4 में बना दिया हूं। अब ये देखिए, बीच का जो दोनों है, इसी के सामने भी आप 2 बॉक्स बना लीजिए, और इसके बाएं भी 2 बॉक्स बना लीजिए। अब देखिए, आप लोग को यहां एक चीज जानना पड़ेगा। ये मैं कर्व को बनाने के बाद बता दे रहा हूं। ये जो रेखा चित्र है, देखिए, ये जो मेरा ये जो एरो जा रहा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एरो यहां से कैसे आया है, ऐसे आया है, यहां से ऐसे गया है, यहां से ऐसे गया है, और यहां से ऐसे गया। ये 4 इस तरह से जाएंगे। नेक्स्ट आप आ जाइए, कुछ एरो इस तरह से जाएगा, यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा, और कुछ यहां जाएगा। ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं, ओह सॉरी, कुछ एरो इस तरह से जाएंगे, इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से। सिर्फ ध्यान देना है, ये वाला बॉक्स और इसके बीच में यहां कोई टच नहीं होगा। ये वाला और इस बॉक्स के बीच में डायरेक्ट ऐसा कोई चीज नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, एकदम इसको ध्यान देंगे। ठीक है। अब देखिए, यहां 3 तरह के हमने रेखा चित्र का प्रयोग किया है। अब ये तीनों रेखा चित्र क्या है, सो देख लीजिए। ये जो चीज है, ये जितने भी इस तरह के रेखा गए हैं, इसमें आपको क्या करना है, -IT प्लस सब्सिडी। ध्यान दीजिएगा, -IT प्लस सब्सिडी करना है। -IT प्लस सब्सिडी यानी आपको IT प्लस सब्सिडी ना करके आप -NIT भी लिख सकते हैं। यानी जितने भी इस तरह का रेखा चित्र गया है, उसमें अगर आपको -IT प्लस सब्सिडी या माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, हम लोग बात करेंगे क्या मिलेगा। उसके बाद एक रेखा इस तरह का है, ये जो येलो वाला रेखा इस तरह का जो गया है,
ये हमेशा माइनस डेप्रिसिएशन या जिसको घिसावट व्यय कहते हैं वो माइनस करना है। यानी यहां से आपको इधर जाना है तो यहां वाले जो भी अमाउंट रहेगा, राशि रहेगा, उसमें अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिएगा तो यहां वाला मिल जाएगा। अगर मान लीजिए यहां आपके पास कोई राशि है, यहां कोई राशि है, अगर उसमें से माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दीजिएगा या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दीजिएगा तो यहां वाला राशि मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं, ये एक और कलर है जो ग्रीन कलर का है, जो इस तरह से माइनस हो रहा है, इस तरह से नीचे जा रहा है। तो यहां आप हमेशा देखिए क्या होगा, यहां माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी विदेश से प्राप्त होने वाले जो भी शुद्ध साधन आय है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड या नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो भी, इसको कभी कभी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड NIFA लिखे चाहे NFA लिखे, ये एक ही चीज है। तो यहां कोई राशि है, अगर उसमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को घटा दीजिएगा तो यहां वाला राशि मिल जाएगा। तो ये तीनों रेखाएं जो 3 कलर का मैं बनाया हूं, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब देखिए मैं यहां बना देता हूं, ये जो है इसमें NIT हुआ है, या इसी को हम लोग कहते हैं माइनस IT प्लस सब्सिडी। यहां जो हुआ है, ये जो मेरा ग्रीन कलर का है, इसमें नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड या इसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड भी कहते हैं, यानी विदेशियों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। और ये जो येलो वाला कलर है, इसमें हमेशा क्या माइनस कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं। अब हम ये चार्ट को भर देते हैं। इस चार्ट को जब हम भरेंगे तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। यहां हमेशा होगा GDP-MP, यहां होगा GNP-MP। GNP-MP से जब भी यहां जाएंगे तो यहां हो जाएगा NNP-MP, यहां जब भी आएंगे तो NDP-MP होगा, यहां जब हम जाएंगे तो GNP-FC होगा, यहां से यहां जाएंगे तो NDP-FC होगा, सॉरी GDP-FC होगा, यहां होगा GDP-FC होगा, यहां हो जाएगा NDP-FC होगा, और यहां जो होगा ये है मेरा NNP-FC होगा। तो टोटल 8 आपके सामने जो अवधारणाएं हैं, केवल इस तालिका, इस जो रेखा चित्र है, इससे आप समझ लीजिएगा। तो जितने भी ये येलो है, माइनस डेप्रिसिएशन हो रहा है, जितने भी मेरा ये ब्लू वाले हैं, इसमें क्या हो रहा है, ब्लू वाले में माइनस NIT हो रहा है, माइनस NIT हो रहा है, यहां भी माइनस NIT हो रहा है। और जितने भी मेरा ग्रीन कलर का है, उसमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड हो रहा है, माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड हो रहा है, माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड हो रहा है। अब अगर मान लीजिए, अगर कोई क्वेश्चंस में अगर आप पूछा जाता है कि अगर GNP-MP का कोई अगर एक्सप्लेन करना है, तो GDP-MP में से अगर हम लोग नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ देंगे, अगर मान लीजिए हमको यहां से इसकी ओर जाना है तो ये जुड़ जाएगा कि नहीं। अगर GNP-FC से GNP-MP जाना है तो GNP-FC में अगर नेट इनकम फ्रॉम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे तो GNP-MP मिल जाएगा। अगर NNP-MP में से अगर आपको पता है और अगर GNP-MP निकालना है, GNP-MP ज्ञात करना है, तो NNP-MP में डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे तो GNP-MP बन जाएगा। तो काफी इजी है। अगर आप इस रेखा चित्र को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा तो मित्रों, मैं कहता हूं राष्ट्रीय आय की अवधारणा को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आज ये चार्ट बना दिया हूं, आप इस चार्ट को अच्छी तरह से याद रखिएगा। तभी जब मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा, कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, जब इसको बताऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इक्वेशन बनाऊंगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। कई तरह के इक्वेशन बनाकर आपको परीक्षा में दिखाना है, तभी आपको अच्छा आंसर मिलेगा, सॉरी अच्छा आंसर बनेगा और अच्छा मार्क्स की प्राप्ति होगी, आप अच्छे अंक ला पाइएगा। तो आप इस चार्ट को बना लीजिए, एकदम इस चार्ट को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और आज जाकर तुरंत इसका नोट्स बना लीजिए। मैं बार बार कहता हूं नोट्स एकदम बना लीजिए और वो नोट्स सामने होना चाहिए। और मेरा प्रत्येक वीडियो को समझना है तो पहले वाला वीडियो को अगर नहीं पढ़े देख रहिएगा तो नहीं समझ में आएगा, ये भी मैं बात कर रहा हूं। तो आप इस चार्ट को बना लीजिए
और आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, तभी आपको नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है उसको अच्छी समझ में आएगा। आज केवल मैं जीडीपी एमपी का बात अभी हम लोग करेंगे। जो पहला कंसेप्ट मैं आप लोग के लिए लूंगा वह है जीडीपी एमपी, यानी क्या है ये? सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर, या इसको हम लोग कहते हैं, दोनों चीजें कह सकते हैं, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके लिए दूसरा नाम ये भी प्रयोग करेंगे, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय आय। तो एक बार चीज ये सब ध्यान दीजिए, अगर कहीं जीडीपी एमपी लिखा हुआ है वो भी सेम है, अगर कहीं जीडीआई लिखा हुआ है, अगर किसी कंसेप्ट में जीडीआई एमपी लिखा हुआ है तो ये दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय बोले चाहे राष्ट्रीय उत्पाद बोले एक ही चीज है। ओके, तो जीडीपी एमपी किसको कहते हैं, इस डिफाइन को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। जीडीपी एमपी किसको कहते हैं आप अच्छी तरह से देखिए। पहले मेरे जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। किसी एक वित्तीय वर्ष में या किसी एक लेखा वर्ष में, किसी एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसको दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी एक देश की घरेलू सीमा में तीन तरह के क्षेत्र काम करते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो एक क्षेत्र के, एक देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत या भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होगा किसी एक वित्तीय वर्ष में, जो भी होगा उसके मौद्रिक मूल्य के योग को हम लोग क्या कहेंगे? जीडीपीएमपी कहेंगे। यहां कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कह रहे हैं घरेलू सीमा के अंतर्गत, अब मान लीजिए ये भारत का एक काम चलाओ, मैं आंसर जो भारत का मैप बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये जो भारत का जो भौगोलिक सीमा है इसके अंतर्गत एक वर्ष में, ध्यान दीजिएगा ये टर्म याद रखिएगा, एक वित्तीय वर्ष या एक लेखा वर्ष में जितने भी उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है उसी को हम लोग जीडीपी एमपी कहते हैं। यानी इस भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष या एक लेखा वर्ष में कौन कौन लोग रहते हैं? भारतीय भी होते हैं और विदेशी लोग भी होते हैं। यानी जब भी हम जीडीपी एमपी की बात करेंगे तो क्या क्या टर्म आएगा? भारतीयों द्वारा उत्पादित और विदेशियों द्वारा अर्जित, ये दोनों आय इसमें शामिल है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा मित्रों। यानी जीडीपी एमपी में भारत के लोग जो उत्पादित कर रहे हैं वो भी उनकी मौद्रिक मूल्य जुड़ी है और विदेशियों द्वारा जो भी अर्जित आय है वो भी इसमें इंक्लूड है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इसको कभी कभी कहता है सामान्य निवासियों जो कि भारतीय होंगे
और दूसरा जो हम लोग कहते हैं गैर सामान्य निवासियों, जो कि भारत के नहीं हैं, वो विदेशी लोग हैं। तो फिर से इसका डेफिनेशन आपको बता दे रहे हैं। एक देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में सामान्य निवासियों और गैर सामान्य निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद या बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो यहां एक चीज एकदम ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीजें यहां जुड़ी हुई हैं। कभी भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो जीडीपी एमपी में क्या है आप समझ रहे हैं। अब जीडीपी एमपी की जब भी बात करते हैं तो पहला तो इन दोनों चीजें शामिल है, साथ ही साथ इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां सकल टर्म का यूज हो रहा है। सकल घरेलू बात कर रहे हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद जब भी बात कर रहे हैं तो इसमें ध्यान दीजिएगा, सकल टर्म का जब भी उपयोग हो रहा है तो इसमें डेप्रिसिएशन या जो कि घिसावट व्यय है ये शामिल है, इसीलिए इसको हम लोग सकल कह रहे हैं, है ना। चूंकि ये नेट नहीं सकल है इसीलिए इसमें घिसावट व्यय क्या है, शामिल है। घरेलू टर्म यूज कर रहे हैं, इसका मतलब सामान्य निवासियों और गैर सामान्य निवासियों यानी भारतीय और विदेशी दोनों का शामिल है। इसके बाद यहां अंतिम वस्तुओं का हम बात कर रहे हैं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य हमने लिया है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य लिया है। तो यह चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी इसकी बात करते हैं तो यहां मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल है, उसको अलग से नहीं हम लेंगे। जब भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ले रहे हैं तो मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य है उसको शामिल नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी इसमें सम्मिलित रहता है। तो ये चीज भी आप ध्यान दीजिएगा, जब भी ये टर्म बात कर रहे हैं तो अंतिम बोले तो मध्यवर्ती वस्तुओं के जो मूल्य है उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी शामिल है इसमें। यहां किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है जीडीपी एमपी आप समझ में आ गया होगा, जीडीपी एमपी आपको समझ में आ गया होगा। तो सकल घरेलू उत्पाद का जो डेफिनेशन अगर आपको क्लियर हो गया मित्रों, तो आप आसानी से बाकी जितने भी अवधारणाएं उसको समझ सकते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। उससे जाने से पहले आप घिसावट व्यय, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, आप समझ लीजिएगा। अप्रत्यक्ष कर यानी आईटी इनडायरेक्ट टैक्स समझ लीजिएगा। उसके बाद मैं बता चुका हूं, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में इस सब के बारे में बात कर चुका हूं। सब्सिडी, जिसके लिए हम कहते हैं उत्पादन सहायता भी बोलते हैं, ये इसको हम लोग एस से सिंबल करेंगे, इसको समझ लीजिएगा। नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसको समझ लीजिएगा, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अब इसको क्या कहते हैं, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड निकालने का तरीका है देशवासियों द्वारा, ध्यान दीजिएगा, देशवासियों द्वारा अर्जित आय, कहां, विदेशों में, और विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। यहां देखिए, विदेशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय घटाओ विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को अगर निकाल दीजिएगा तो उसी को कहते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको सीधा भाषा में x माइनस एम यानी x बराबर निर्यात और m बराबर आयात भी आप कह सकते हैं। तो देख लीजिए नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, इसको भी आप समझ लीजिएगा। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय घटाओ विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को अगर घटा देंगे तो हमको नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड या विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय मिल जाएगा, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में निर्यात घटाओ आयात भी कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। ऑलरेडी मैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बता चुका हूं, सब्सिडी के बारे में बता चुका हूं और डिप्रिसिएशन के बारे में बता चुका हूं। तो अगर ये चार टर्म को अगर आपके पास रहेगा, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आईटी, सब्सिडी और डिप्रिसिएशन, ये चार चीजें रहेंगे तो आप जीडीपी एमपी दिया हुआ पता कर लेने के बाद आप सभी आसानी से निकाल सकते हैं। जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, जितने भी मेरा टोटल 8 अवधारणाएं हैं आप आसानी से निकाल सकते हैं। आज जाने से पहले एक चीज और मैं बता दूं
कि जब भी हमको आपको कभी भी राष्ट्रीय आय पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आय इन अवधारणाओं में किसको कहते हैं, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा जो मेरा एनएनपीएफसी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, उसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, वही मेरा राष्ट्रीय आय है। अगर किसी भी देश का राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसको भी आप जाने से पहले आज देख लीजिए। तो चलिए मित्रों, आज मैंने कोशिश किया कि राष्ट्रीय आय अवधारणा को समझने के लिए जितनी भी चीजें जरूरत थी वो सब आप मैं बता चुका हूं। आज के बाद अगला जो वीडियो आएगा वो सीधा का सीधा अवधारणा बेस्ड रहेगा और मैथमेटिकली मैं इक्वेशन के साथ उसको बताते हुए जाऊंगा। लेकिन उसको जाने से पहले आप ये जो चार्ट है, इस चार्ट को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और जो भी मेरा वीडियो है उसको अच्छी तरह से आज का वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। ये तो चार्ट आपके पास एकदम बना हुआ होना चाहिए, तभी आपको मेरी बातों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए अगले वीडियो में इसी तरह के मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता होगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा ऑटोमेटिकली आपके तक पहुंच जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, अपना नाम जरूर लिखिएगा, कम से कम नाम और अपना स्टेट या अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा, तभी मैं जानूंगा कि आप कहां से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो जरूर कमेंट बॉक्स में ये टाइप करिएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, तैयारी अच्छी से करें। ओके, धन्यवाद।